Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 7th August. So शुरू करें उससे पहले एक announcement. We have brought for you a comprehensive current affairs course. तो यहाँ पे आपको मिलेगा one stop solution for all your current affairs for UPSC Prelims 2021. तो यहाँ पे होगा क्या कि हम हर संडेज को एक मैराथन सेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ईच टॉपिक. ठीक है, जैसे कि अभी 1 अगस्त को हमारा पॉलिटी का मैराथन सेशन आ चुका है. तो पॉलिटी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक, ये सारे करंट अफेयर्स आपके इस मैराथन सेशन में कंप्लीट किए जाएंगे. ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव कवरेज होगा. इसके बाद आपका 3 टाइम्स इसका रिविजन होगा. कैसे? देखो, संडे को मैराथन सेशन होगा, फ्राइडेज को जिस सेशन का मैराथन सेशन हुआ है, जिस टॉपिक का मैराथन सेशन हुआ है, उसके लाइव डाउट क्लास होगी. ओके, और उसके बाद सैटरडेज को उसी सेशन से रिलेटेड एक एमसीक्यू सेशन होगा, मॉक टेस्ट जैसा. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ रहेंगे सब कोई एक्सपीरियंसड है. किसी ने इंटरव्यूज़ दिए हैं और किसी ने कई बार मेंस दिए हैं. इसके अलावा यहाँ पे आपको ये बता दूँ मैं कि ये एक 18 डेज़ का कोर्स रहेगा और यहाँ पे आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिएगा. और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएँ. सो विद दिस आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ. तो GS1 में हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री से जो टॉपिक है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर. तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू हैं और इनको 150 ईयर्स हो गए हैं. तो हमारी कंट्री इनके बर्थ को 150 ईयर्स जो हो गए हैं उसको सेलिब्रेट कर रही है. तो इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं और ये क्यों फेमस है, इसको देखेंगे. एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, देन GS2 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मेजर ध्यानचंद अवार्ड. तो देखो, एक हमारा खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड हुआ करता था इंडिया का. उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है. दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक विथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद पॉलिटी में से ट्रिब्यूनल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. ओके, तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स के बारे में क्या कहा है इसके ऊपर नज़र डालेंगे. देन IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पहला है गोगरा हॉट स्प्रिंग्स. तो दो अभी भी फ्रिक्शनल पॉइंट्स थे हमारे इंडिया और चाइना के बीच में, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसके बीच में. तो ये कहाँ है, क्या लोकेशन है और ये क्यों न्यूज़ में थे, इसको देखेंगे. एंड देन UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में देखेंगे और ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के इस प्रपोजल को तो सपोर्ट करते हैं कि आप परमानेंट मेंबर बन जाइए, लेकिन हम वीटो पावर जो है उसको एक्सपांड करने के सपोर्ट में नहीं है. इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगी इन द कमिंग टॉपिक. ओके, एंड इसके बाद है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स कोलैबोरेशन. तो ये 3 कंट्रीज साथ में आई हैं और इन्होंने कोलैबोरेट किया है सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन की. तो आप इसको इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में भी रख सकते हैं और IR में भी रख सकते हैं. ओके, GS3 में साइंस एंड टेक से वी हैव एन एडिटोरियल टुडे, साउथ एशियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो साउथ एशिया में किस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और क्या इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमको इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से, इस सबको एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड देन GS4 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे. विथ दिस टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, इन द मिडिल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी. तो जो भी डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं, रिमेंबर दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन दैट टू. तो आपकी जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, आप उससे निराश ना होने की जगह ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन दैट टू. ओके, विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट. ओके, तो पहला टॉपिक है आज का, पोस्ट टॉक्स इंडिया चाइना पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम घोगरा. तो चाइना और इंडिया ने अपने जो ट्रूप्स थे वो गोगरा से वापस ले लिए हैं. तो यहाँ पे क्या टॉपिक है, पूरा क्या इशू है, उसको समझाती हूँ पहले. तो देखो, आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ था ईस्टर्न लद्दाख रीजन में. ठीक है, काफ़ी टाइम से ये चल रहा है. तो इसमें 4 फ्रिक्शनल पॉइंट्स थे. ओरिजिनली जो 4 फ्रिक्शनल पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे? एक था पेट्रोलिंग पॉइंट 15, जिसको हॉट स्प्रिंग रीजन में माना जाता है. पेट्रोलिंग पॉइंट 17A जो गोगरा पोस्ट पे माना जाता है. फिर गालवान वैली और देपसांग प्लेन्स. ये 4 रीजन पे फ्रिक्शनल पॉइंट्स थे ये. ठीक है, इसमें से जो गालवान वैली है और देपसांग प्लेन्स, इस पे तो डी एस्केलेशन हो गया था, ट्रूप्स वापस आने लगे इंडिया और चाइना के. लेकिन ये दो रीजन थे, हॉट स्प्रिंग्स एंड गोगरा, इस पे अभी भी फ्रिक्शन चल रहा था और इस पे ट्रूप्स अभी भी लगे हुए थे दोनों कंट्रीज के. तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न था हमारे लिए. ठीक है, अब मैं इसकी पहले आपको लोकेशन बता देती हूँ. देखो, ये है हमारा ईस्टर्न लद्दाख रीजन. ठीक है, यहाँ पे आती है आपकी
ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा पगोंगसो लेक। ओके, तो ये जो लेक है ना, ये आपको जो लेक दिख रहा है ये पगोंगसो लेक है। पगोंगसो लेक के बारे में मैं बता दूं कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ओके, और ये 1/3 जो है ये हमारे यहाँ पे है और 2/3 चाइना में है ये। ओके, इंपॉर्टेंट लेक है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे आती है काराकोरम रेंजेस। तो काराकोरम रेंजेस के भी नॉर्थ में आता है हॉट स्प्रिंग और गोगरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको हॉट स्प्रिंग दिखेगा और ये है गोगरा। ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है और ये 17 है। तो देखो क्या है ना, पेट्रोलिंग पॉइंट 65 टोटल पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये कंसेंसस से डिसाइड हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में कि यहाँ पे ट्रूप्स पेट्रोलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये इन 65 में से ये 2 पॉइंट्स जो थे, हॉट स्प्रिंग वाला और गोगरा वाला, ये दोनों कंटेंशियस हो गए थे। ठीक है, इस पर डिस्प्यूट हो गया था, इस पर ट्रूप्स का फ्रिक्शन होने लगा था। तो इसी को रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जो हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग ये चैंग चेनमो रिवर के ऊपर आती है। चैंग चेनमो रिवर किसकी है? चैंग चेनमो रिवर जो है ये आती है हमारी श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है, तो श्योक रिवर जो इंडस रिवर सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी श्योक की ट्रिब्यूटरी है चैंग चेनमो रिवर, जिसके ऊपर हॉट स्प्रिंग एरिया आता है। और गोगरा जो है, ये गोगरा जहाँ पे ये इंडस रिवर जो है ये ऐसे मूव करती है, सॉरी गालवान रिवर जो इसे हेयरपिन बेंड बनाती है, यहाँ पे आता है ये गोगरा। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे आती है गालवान वैली। गालवान वैली कैसी है? देखो ये है गालवान वैली, जहाँ से बीच में से गालवान रिवर फ्लो करती है। और ये गालवान रिवर का ओरिजिन आता है अक्साई चीन में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये गालवान रिवर आगे आके श्योक रिवर में मिल जाती है इंडिया की। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखो, काराकोरम पास आता है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे ऊपर काराकोरम पास के पास में ही आता है दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, ये दौलत बेग ओल्डी रोड था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और कि ये जो दोनों रीजन है ना, हॉट स्प्रिंग और गोगरा, ये बहुत पास में पड़ते हैं यहाँ वाले रीजन के, चाइना के, जो हैं तिब्बत और जिंजियांग। ठीक है, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं चाइना के, उनके पास में आता है हॉट स्प्रिंग और गोगरा। ओके, अच्छा एक चीज़ और कि ये जो दोनों हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा हैं ये आते हैं कोंगका का पास के पास में। ठीक है, कोंगका पास, इससे पास में लगते हैं ये दोनों एरियाज। और ये कोंगका पास जो है ना, ये इंडो चाइना बॉर्डर जो है उसमें एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो न्यूज़ ये थी कि जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग पे जो अभी भी फ्रिक्शंस चल रहे थे, उसमें ये डिसाइड हुआ है, 12th राउंड जो हुआ कॉप्स कमांडर टॉक का, इसमें डी एस्केलेशन की बात हुई है और कहा गया है कि गोगरा से हम अपने ट्रूप्स वापस लेंगे, दोनों ने, इंडिया और चाइना दोनों ने। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। तो देखो ये जो है ये एक हिंदू का एडिटोरियल आया था। ठीक है, इसमें बेसिकली बात की गई है कि साउथ एशिया को किस तरह से ज़रूरत है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितना ज़रूरी है साउथ एशिया के लिए। क्वांटम लीप इन डिजिटलाइजेशन देखने को मिला है। ठीक है, साउथ एशिया में, जैसे कि नेपाल। अच्छा देखो ये जो सारा इशू है ना, ये बेसिकली कोविड के बाद जो इम्पैक्ट्स हमने देखे, जैसे बिजनेस ठप पड़ गए, इसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है डिजिटलाइजेशन की, ये कह रहे हैं इसमें ऑथर। ओके, तो क्वांटम लीप देखने को मिला है डिजिटलाइजेशन में, जैसे कि कोविड के बाद 11% इंटरनेट यूजर्स जो है नेपाल में बढ़ गए। इसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होने लगा, क्योंकि आपको पता है कोविड था। इंडिया में भी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बनाया गया। ठीक है, इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई और टेक्नोलॉजी की लाइन्स पे लाने की कोशिश की गई। ऑलराइट, इसके बाद ई कॉमर्स में भी कोशिश की गई कि बिजनेसेस को भी फ़ायदा पहुँचाया जाए डिजिटलाइजेशन के थ्रू, जैसे कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हुए। और बांग्लादेश में स्पेशली 60 to 70% जो है ऑनलाइन जो सेल्स थी वो बढ़ गई। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन था हमारा, उसमें हमने कोशिश की है कि हर किसी की एक यूनिक हेल्थ आईडी हो, जिसके थ्रू वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाए राइट टू हेल्थ का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए हमने डिजिटलाइजेशन किया था। अब लेकिन कुछ इश्यूज हैं डिजिटलाइजेशन को लेकर, जैसे कि पहला है वाइड डिजिटल डिवाइड। हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं अर्बन रूरल एरियाज में ही कितना बड़ा डिजिटल डिवाइड है। तो ये जो एशियन कंट्रीज हैं, कुछ डेवलप्ड हैं कुछ डेवलपिंग हैं, इनके बीच में भी डिवाइड जो है, डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा है। जैसे कि आप बात करेंगे, हम अगर सिंगापुर की बात करें,
साउथ कोरिया की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, इधर डिजिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे अभी भी हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम डिजिटलाइज हो सकें। ओके, अब देखो यहाँ पे जो डिजिटल डिवाइड है वहाँ पे एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है कई सारे एरियाज़ में। ओके, और इंडिया का पैराडॉक्स की मैं बात करूँ तो इंडिया देखो सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है, लेकिन फिर भी आज की डेट में 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। तो ये 50% पॉपुलेशन इंटरनेट को डायरेक्टली यूज़ ही नहीं कर पाती, तो ये ऑनलाइन मार्केट होने का क्या फ़ायदा। ऑलराइट, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स की बात की जाती है कि हम डिजिटलाइजेशन के थ्रू सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स को इंश्योर कर सकेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर कर सकेंगे। लेकिन फिर पॉइंट यही आ जाता है कि यहाँ पे जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स होती है वो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए होते हैं, लेकिन क्या वल्नरेबल सेक्शंस के पास एक्सेस है इंटरनेट का? क्या उनके पास मोबाइल फ़ोन हैं? क्या वो डिजिटलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं? जैसे चिल्ड्रन की बात करें हम, तो लगभग 88% चिल्ड्रन जो थे इंडिया के, उनके पास कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं था, कोई डिजिटल एक्सेस नहीं था, इसीलिए वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस उनको मिस करनी पड़ती थी। ओके, उसी तरह इश्यूज़ और दूसरे इश्यूज़ क्या हैं इसके कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया चिल्ड्रन का केस कि 88% बच्चों के पास तो ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं था, इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं था, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे एक्सेस करते। तो इसी के कारण देखा गया कि ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए, बच्चों का पार्टिसिपेशन स्कूल में कम हो गया, गर्ल्स की मैरिजेस बहुत जल्दी होने लगी, अर्ली गर्ल मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस की चीज़ें बढ़ने लग गई, चाइल्ड लेबर बढ़ने लग गया, क्योंकि अगर आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है पढ़ाई का तो आप क्या करोगे, आप अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में डालोगे। जबकि इन कोविड के बाद पावर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, तो कोई सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए। तो इंडिया के हाउस होल्ड्स जो मेनली रूरल एरिया, जो बिलो पावर्टी लाइन वाले हैं, उनके बच्चों ने चाइल्ड लेबर स्टार्ट कर दिया, चाइल्ड मैरिजेस होने लग गई वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। इसके बाद यहाँ पे सेल्स एंड बिजनेस में भी डिक्लाइन देखने को मिला था कोविड के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई चेन वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब हुआ था, और इसी के लिए अब कोशिश की जा रही है कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया जा सके। ओके, अब यहाँ पे ज़रूरत क्या है? तो देखो, ज़रूरत ये है कि एक ग्लोबल इम्पेरेटिव स्टार्ट हो, ठीक है, जहाँ पे हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएं, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, इन सारे टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए ग्लोबल इम्पेरेटिव बनना चाहिए। इसके बाद एशिया के जो डिजिटलाइज कंट्रीज़ हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, इन कंट्रीज़ से हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि ये कैसे आगे बढ़े हैं। इसके बाद एशियन ने एक कॉमन मार्केट बनाया है, इससे भी हम सबक ले सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एशियन कंट्रीज आपको पता होगी, जो यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में पड़ती हैं, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, इन सब ने एक कॉमन मार्केट बनाया है, और ये भी डिजिटलाइजेशन का एक प्रतीक है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो देखो, जॉब्स क्रिएट होंगी, पहली चीज़ तो ये, रेवेन्यू हमारे पास आएगा, इकोनॉमी हमारी इंश्योर होगी, पावर्टी यहाँ पे कम होगी, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो पाएगा। जैसे कि इस एडिटोरियल में ही एक जगह ये कहा गया है कि अगर हम इंडिया के पूरे ई कॉमर्स पोटेंशियल को यूज़ कर लेते हैं, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, इंडिया के ई कॉमर्स पोटेंशियल को डिजिटलाइजेशन कर देते हैं, तो 2030 तक हम लगभग 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, और साथ ही लगभग $2 मिलियन का हमें फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली। तो ये इसका पावर है डिजिटलाइजेशन का। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो, अब हमें ज़रूरत क्या है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। तो जितने भी इसके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि हमें फास्टर पेमेंट गेटवेज बनाने पड़ेंगे, देन फास्ट ट्रैक लाइसेंसिंग हमें करनी पड़ेगी, रेगुलेशंस को थोड़ा कम करना पड़ेगा, हमें लीगल, रेगुलेटरी और पॉलिसी गैप्स जो हैं उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है, कस्टमर प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप डिजिटलाइजेशन में जाओगे तो कस्टमर में आपको ट्रस्ट भी तो बिल्ड करना पड़ेगा। फिर मार्केट एक्सेस रेगुलेशन देने की ज़रूरत है कि मार्केट का एक्सेस हो पाए ऑनलाइन सेल्स और बिजनेसेस को भी। डिजिटल लिटरेसी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके सिटीजन्स डिजिटली लिटरेट ही नहीं होंगे तो वो किस तरह से यूज़ करेंगे इन डिजिटल सर्विसेज का। देन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मीडिया की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, साइबर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स भी आपको लेने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल एक कॉम्प्रहेंसिव एडिटोरियल है अबाउट डिजिटलाइजेशन, ठीक है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की किस तरह से ज़रूरत है, इसमें आप जो ये सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान वाली केस स्टडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, एशियन वाली केस स्टडीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वॉज द होल आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। खेल रत्न नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद,
तो देखो एक हमारा अवार्ड है जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड जो है इसका नाम बदल के रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है। स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है इंडिया में, ये है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये जो अवार्ड है, जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देती है और ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। और देखो ये दिया कब जाता है, जब कोई पर्सन, कोई प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, तो 4 साल तक कभी किसी ने एक साथ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो तो उसे दिया जाता है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब हो गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता था, सर्टिफिकेट और एक कैश प्राइज होता था 25 लाख रुपए तक का, ठीक है। पहले ये 7.5 लाख रुपए हुआ करता था, बाद में इसको बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया था। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है उस पर यह अवार्ड दिया जाता है। अब ये नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को, जब मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है, ठीक है। तो बर्थ एनिवर्सरी पे इनकी नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और जो ध्यानचंद थे हॉकी प्लेयर थे ये, ठीक है। और ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे मेजर ध्यानचंद, हॉकी के प्लेयर थे। इनका बर्थडे आता था 29 अगस्त 1905 को इनका बर्थ हुआ था और 29 अगस्त को ही नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता था जब ये अवार्ड दिया जाता था। अब इस अवार्ड का नाम करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अब ये हुआ कब है, देखो ओकेजन बहुत स्पेशल है। ये कब किया गया है, तो देखो ये तब किया गया है जब हमारी ओलंपिक्स, अभी टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, आप सभी को पता होगा। इसमें हमारी मेंस हॉकी टीम जो है ये एक ब्रॉन्ज मेडल लाई और विमेंस हॉकी टीम भी ब्रॉन्ज मेडल लाई है, ठीक है। तो इसके इवेंट के आसपास ही इस अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया है। तो ये एक छोटा सा इशू था जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रीलिम्स में आ सकता है। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं और बता दूं, जैसे जो ये 1 डे एग्जाम्स होती हैं उनके लिए, कि लास्ट जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2020 में, इसमें किस किस को अवार्ड दिया गया था। एक तो दिया गया था रोहित शर्मा को, जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद मनिका बत्रा, ऑलराइट, फिर विनेश फोगाट, इसके अलावा रानी रामपाल जो हॉकी की प्लेयर हैं, ओके। और इसके अलावा एक और दिया गया था मरियप्पन थेंगावेलु को, ठीक है। ये पैरालंपिक्स के हैं, मरियप्पन थेंगावेलु। इन 5 लोगों को दिया गया था ये अवार्ड, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट इफ इट वांट्स ट्रिब्यूनल्स क्लोज्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक फटकार लगाई है कि आप ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसीज नहीं भर रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स बंद कर दें हम। तो ये चीज़ कही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। इस इशू के बारे में आए उससे पहले ट्रिब्यूनल्स के बारे में समझते हैं। तो देखो ट्रिब्यूनल्स जो हैं, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स का कोई मेंशन नहीं था। ये ट्रिब्यूनल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि आया है 1976 में, ओके। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2 आर्टिकल्स ऐड हुए थे, 323A और 323B। तो देखो जो ट्रिब्यूनल्स है ना हमारी, ये 323A और 323B के अंतर्गत आती हैं। जो 323A वाली हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, जैसे कि कैट एंड सेट, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और 323B के अंतर्गत आती है अदर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, जैसे कि ये सारे इश्यूज़ के लेकर जितनी भी ट्रिब्यूनल्स बनती हैं ये 323B के अंतर्गत बनती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करी थी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, तो ये आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के अंतर्गत इन्हें बनाया जाता है, ठीक है। और इन्हें सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, ये याद रखना है आपको। और ये जो है ना, ये सिर्फ एक होती है सेंटर के लिए और एक होती है स्टेट के लिए। तो इसकी कोई डिफाइंड हिरार्की नहीं है कि ये ऊपर होगी ये नीचे होगी। जबकि ये वाली जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं ये अलग अलग इश्यूज़ के लेकर बनती हैं। जैसे देखो यहाँ पे 323B जो है, इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर्स होती हैं इस ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करने की। और कौन कौन से मैटर्स में बनाई जाती है, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट, export, industry and labor, land reforms, ceiling on urban property, elections to parliament and state legislature, food stuff, rent and tenancy rights। तो इन सभी इश्यूज को लेकर ये ट्रिब्यूनल बनाई जा सकती है 323B के अंतर्गत। एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे, देखो डिफरेंस क्या है 323A और 323B वाले ट्रिब्यूनल्स में। देखो मैंने बताया 323A वाली जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं ये मेनली पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए। सपोज कि एक IAS ऑफिसर है, उसे कुछ डिस्प्यूट है अपने कैडर को लेकर, अपनी सर्विस कंडीशंस को लेकर, तो वो जाएगा कैट या सैट के पास,
ठीक है, तो ये आती है 323A में, तो पब्लिक सर्विस मैटर्स को लेकर है ये। जबकि 323B वाली जो है ना, ये अलग अलग मैटर्स को लेकर होती है, सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स जो हमने देखे। ठीक है, फिर 323A वाली जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकती है इस ट्रिब्यूनल को, कैट और सैट को। जबकि 323B वाली ट्रिब्यूनल्स जो हैं इनको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही इस्टेब्लिश कर सकती हैं। फिर 323A वाली जो है ये सिर्फ एक होगी सेंटर के लिए, एक होगी स्टेट के लिए। जबकि 323B में एक हिरार्की होती है। ठीक है, एक हिरार्की की ट्रिब्यूनल्स हो सकती हैं। अब जैसे मैंने बात करी 323A वाले में तो कैट सेट आ गया, 323B वाले में क्या क्या आ सकता है, NGT आ सकता है। ठीक है, इस तरह की जो ट्रिब्यूनल्स है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी ट्रिब्यूनल्स आ सकती हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल में। तो कोर्ट ऑफ लॉ क्या होती है, एक ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम होती है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था, कल या परसों वाले लेक्चर में समझाया था कि ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम होती है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम जो स्टेट से डिराइव करता है पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है पावर्स। जबकि ट्रिब्यूनल जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो सकती है या फिर किसी स्पेसिफाइड काम के लिए हो सकती है। इसको स्टैट्यूट से बनाया जाता है, यानी कि किसी लॉ से बनाया जाता है। ठीक है, किसी लॉ से इसको बनाया जाता है, जैसे कि एनजीटी के लिए एनजीटी एक्ट है 2010 का। ठीक है, तो इस तरह से एक लॉ से इसको बनाया जाता है। फिर सिविल कोर्ट्स जो हैं इनके पास जुडिशियल पावर्स होती हैं कि किसी भी सिविल नेचर के केस को ये ले सकते हैं, और जब तक एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली इसको बार नहीं किया जाता सू मोटो के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए, तब तक ये खुद भी इस सिविल केसेस को ले सकती हैं। जबकि ट्रिब्यूनल्स में क्या है, ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं और ये सिर्फ उन्हीं स्पेसिफाइड मैटर्स को ले सकती हैं जिनके लिए इनको कॉन्फर किया गया है स्टैट्यूट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जजेस जो होते हैं ऑर्डिनरी कोर्ट्स के होते हैं। तो यहाँ पे जजेस जो हैं ऑर्डिनरी कोर्ट के जो हैं ये एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल DPSPs में भी दिया गया है। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये यहाँ पे मेंटेन होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। जबकि ट्रिब्यूनल जो है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको स्टैब्लिश कर रही है। देन फोर्थ जो है इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ का जज रहेगा। ठीक है, जिसको लॉ का नॉलेज हो, जज हो रहेगा वो। ठीक है, जबकि यहाँ पे कोई जुडिशियल मेंबर भी हो सकता है और कोई एक्सपर्ट मेंबर भी इसका चेयरमैन या लीडिंग मेंबर हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखो वापस इस इशू पे आए कि इशू क्या था। तो इशू में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने लगभग 240 वैकेंसीज हैं ट्रिब्यूनल्स में, तो आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कहा तो या तो आप ये वैकेंसीज भरिए या तो आप ट्रिब्यूनल्स को बंद कीजिए, और जो ट्रिब्यूनल्स का जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट को दे दीजिए। तो हम कम से कम हाई कोर्ट को तो वो जुरिस्डिक्शन दे पाए। अभी लोग कहाँ जाएं, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स के पास वैकेंसी मतलब ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसीज नहीं भरी हुई है और हमारे पास इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है कि हम इनका जुरिस्डिक्शन वाले केसेस ले सकें। तो ये पूरा इशू था। अच्छा, एक चीज़ और, ट्रिब्यूनल्स किस पे काम करती हैं। देखो ट्रिब्यूनल्स को ज़रूरत नहीं है कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसको फॉलो करने की, ये इससे बाध्य नहीं होती हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है, फिर से बताती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो चीज़ें आती है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो पर्सन जिसके जो एक्यूज है ही हैज़ द राइट टू बी हर्ड। ठीक है, तो उसको अपनी बात कहने का पूरा हक है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये रहता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कि जज कैन नॉट बी अ पार्टी। ठीक है, कि जो जज सुन रहा है केस को वो खुद एक पार्टी नहीं होगा उस केस में। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में काम करती है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। देखो, अभिनंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे। इनके बर्थ को 150 ईयर्स हो गए, बर्थ एनिवर्सरी को, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इनके बारे में देखें तो ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और ये एक डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट रहे हैं। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो पेंटिंग्स एंड लिटरेचर में रहा है। ठीक है, पेंटिंग एंड लिटरेचर में, ये याद रखना है आपको। अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने मॉडर्न इंडियन पेंटिंग को इवॉल्व किया, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स लाई। कैसे, जो राजपूत और मुगल पेंटिंग्स थी इनका मॉडर्नाइजेशन किया, और एक तरह से इन्होंने चैलेंज किया ब्रिटिशर्स को कि आप जो मॉडर्न पेंटिंग्स लाए हैं उससे हमारी पेंटिंग्स अलग हैं। ठीक है, वी आर नॉट इन्फीरियर टू यू, वी आर इक्वल टू यू, क्योंकि हम भी अपनी मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स लेके आए। इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को लीड किया और एक और इन्होंने इंडियन ओरिएंटल आर्ट स्कूल भी बनाया था। ठीक है,
ये भी आपको याद रखना है। इंडियन ओरिएंटल आर्ट स्कूल इन्होंने बनाया था। और यहाँ से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से कई सारे बड़े आर्टिस्ट भी निकले, जैसे असित कुमार हलदार, मुकुल डे, नंदलाल बोस, ये सारे भी इधर से ही निकले हैं, ठीक है। इनकी पेंटिंग्स की बात करें तो देखो, गणेश जननी, भारत माता, विक्ट्री ऑफ बुद्धा और जर्नी एंड, इस तरह की पेंटिंग्स इनकी बहुत फेमस है। माय मदर भी एक इनकी पेंटिंग है, ठीक है। इस तरह से कई सारी पेंटिंग्स हैं। भारत माता बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत माता पेंटिंग किसने बनाई थी, तो अभिनंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। इसके बाद इनका लिटरेचर में भी बहुत अच्छा हाथ रहा है, जैसे मेनली इन्होंने बच्चों के लिए लिटरेचर लिखा है, तो इसमें राज कहानी, बूडो अंगला, नालक और खिरेर पुतुल, इस तरह के इन्होंने लिटरेचर्स भी लिखे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनसे रिलेटेड मैं बता दूं कि इनका मानना था कि इंडियन पेंटिंग्स जो हैं, इंडियन लिटरेचर और पेंटिंग, ये मेनली स्पिरिचुअलिटी को फोकस करती हैं, जबकि वेस्टर्न पेंटिंग्स और जो वेस्टर्न लिटरेचर है वो मेनली मटेरियलिज्म के ऊपर फोकस्ड है। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। देखो, बाइडन ने ये कहा है, बाइडन गवर्नमेंट ने, कि हम इंडिया की यूएनएससी बिड को, देखो इन्होंने, मैं सीधा बताती हूँ क्या कहा है, इंडिया की जो यूएनएससी बिड है, इंडिया चाहता है कि उसको भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो बाइडन का ये कहना है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हम आपके इस परमानेंट मेंबर को एक्सपांड करने, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके एक्सपांशन की बात को हम स्वीकार करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वीटो पावर भी सभी परमानेंट मेंबर्स को दी जाए अगर एक्सपांड हो तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि फिर वीटो पावर का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये डाइल्यूट हो जाएगी। तो ये तो पूरा यहाँ पे एक इशू था। अब देखो, यूएनएससी के बारे में हमको पता होना चाहिए। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएन, देखो यूएन जो है यूनाइटेड नेशन, इसकी 6 प्रिंसिपल बॉडीज हैं। ये 6 प्रिंसिपल बॉडीज कौन सी, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसमें से एक है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका क्या काम होता है? मेनली पीस कीपिंग फोर्सेस को इंश्योर करना, पीस इंश्योर करना, पीस मेंटेन करना सारे रीजन्स में, और ये इस तरह से स्टेबिलिटी इंश्योर करना पूरे वर्ल्ड में, ये काम है यूएनएससी का, ठीक है। और ये उसके लिए सैंक्शंस भी लगाते हैं, कई सारे मोशंस भी पास करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये सब काम होते हैं यूएनएससी का। अब यूएनएससी के मेंबरशिप की बात करें तो 15 मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में, जिसमें से 10 जो हैं ये परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। फेजर, फ्रांस, अमेरिका यानी यूएस, चाइना, इंग्लैंड, यूके यानी कि, और रशिया, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर्स भी हैं। और जो ये 10 है ना, ये 10 अलग अलग टाइम पे चेंज होते रहते हैं, 2 साल का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। अभी इंडिया इज वन ऑफ दीज नॉन परमानेंट मेंबर्स, और इंडिया यहाँ पे अपना 8th टेन्योर सर्व कर रहा है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। अब इंडिया चाहता है कि हमें, इंडिया के साथ 3 और कंट्रीज हैं जिनको G4 ब्लॉक कहा जाता है। ये कौन सी कंट्रीज हैं? जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और इंडिया। ये चारों कंट्रीज चाहती हैं कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके स्कोप को बढ़ाया जाए और परमानेंट मेंबर्स का एक्सपांशन हो, ठीक है, जिसमें हम भी परमानेंट मेंबर्स के लिए एलिजिबल हों, ये चाहती हैं ये चारों कंट्रीज। जबकि इनको अपोज करता है कॉफ़ी क्लब या फिर यूनाइटेड फॉर कंसेंसस क्लब। तो ये दोनों नाम याद रखना, कॉफ़ी क्लब और यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। ये कहते हैं कि G4 को कोई हक नहीं है परमानेंट मेंबर्स बनने का, परमानेंट मेंबर्स को कैटेगरी को एक्सपांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉन परमानेंट कैटेगरी जो है उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, और इसको कहने वाले कौन कौन है? इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कनाडा, मेक्सिको, साउथ कोरिया और पाकिस्तान। ये सारी कंट्रीज जो है ना, ये कॉफ़ी क्लब में आती हैं। अब इंडिया कह रहा है कि क्यों हम एलिजिबल हैं परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो देखो, इंडिया के पास सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे पॉपुलेशन में इंडिया ऊपर है, टेरिटोरियल साइज में इंडिया अच्छा है, 7th आता है टेरिटोरियल साइज में, पॉपुलेशन में 2nd आता है, जीडीपी में हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, फिर अंडर 5 आ गए हैं, अंडर टॉप 5 इकोनॉमीज, फिर इकोनॉमिक पोटेंशियल हमारा अच्छा है, सिविलाइजेशनल लेगेसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमारे यहाँ से है, कल्चरल डाइवर्सिटी की तो हम बात ही क्या करें, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ स्टेबल है, उसके बाद हम यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी तो कर रहे हैं, इसके अलावा हम यूएन के वन ऑफ द फाउंडेशनल मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में 2nd सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेकिन फिर यही है कि जो यूएस है, पहले जब ट्रंप और जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो तो हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते थे कि हम परमानेंट मेंबर भी बने और हमें वीटो पावर भी मिले। लेकिन यूएस के अब जो बाइडेन गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा इसमें नॉन कमिटेड दिख रही है, ये पूरा इशू था। ओके, नेक्स्ट आज का लास्ट इशू बात कर लेते हैं इसकी। देखो, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ये कोलैबोरेट कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो इसको आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी रख सकते हैं और सिक्योरिटी में भी, टॉपिक में भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे इनके बीच में एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये याद रखना। देखो, कोलंबो तो कहाँ है?
श्रीलंका में, तो ये आपको पता होगा, श्रीलंका तो एक हो गया। इसके अलावा इंडिया और मालदीव्स भी इसकी पार्टी हैं। इनके बीच में 4 चीज़ों को लेकर एग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 पिलर्स हैं सिक्योरिटी की? एक तो देखो यहाँ पे है मरीन सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद दूसरी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओके। और इसके बाद काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को काउंटर करना है। और उसके बाद चौथा है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारे जो चारों पिलर्स हैं, इनको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है। और इसमें मेजर रीजन जो है ना, मेजर इंडियन ओशन रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इज द मेन एम, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पे NSA लेवल की टॉक्स हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे, ऑलराइट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से पता होनी चाहिए कि देखो श्रीलंका और मालदीव्स दोनों इंडिया के अलाइज बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका का भी देखा गया है कि चाइना की तरफ झुकाव बढ़ रहा है और मालदीव्स का भी। श्रीलंका में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे, इंडिया बिड कर रहा था उनके लिए, लेकिन श्रीलंका ने वो सारे प्रोजेक्ट चाइना को दे दिए। तो एक खटास सी आ गई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, लेकिन देखा जा रहा है कि इस कोलैबोरेशन से हो सकता है कि इनके रिलेशंस फिर से सुधर जाएं। मालदीव्स भी क्वाड कंट्रीज के साथ अब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर रहा है, तो इसीलिए एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है जियो पॉलिटिक्स में एशिया की और इंडियन ओशन रीजन की। सो आज के लिए ये सारे टॉपिक्स ही थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रियली लाइक्ड जो कल आप सभी ने पार्टिसिपेशन दिखाया, उसी तरह से इस बार भी पार्टिसिपेशन दिखाइएगा और आगे भी दिखाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।